निरीक्षक, अधीक्षक और अधिकारी, ये तीन शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी पद के आगे लग जाए तो उस पद की गरिमा को बढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा निरीक्षक, फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा अधीक्षक और अधिकारी, है ना। ये तीन शब्द ऐसे हैं जो किसी भी पद के आगे अगर जुड़ जाएंगे तो उसकी गरिमा को बढ़ा देंगे। कैसे? जैसे निरीक्षक की बात हम लोग करें तो आपका पुलिस निरीक्षक हो गया, आबकारी निरीक्षक हो गया, मंडी निरीक्षक हो गया, पूर्त निरीक्षक हो गया, राजस्व निरीक्षक हो गया। ये सारे पद जो है इंस्पेक्टर लेवल के हैं। निरीक्षक का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्टर। तो ये पद जो होते हैं ये अपने में खास होते हैं, इनकी अपनी पावर रहती है, इनकी अपनी जो है अलग पहचान रहती है। अधीक्षक की बात करें, जनपद स्तरीय पद होता है, पुलिस अधीक्षक, कारागार अधीक्षक, आबकारी अधीक्षक, परिवहन अधीक्षक, ठीक है। और अगर हम लोग अधिकारी की बात करें तो आपका समीक्षा अधिकारी हो गया। समीक्षा अधिकारी क्या है? क्लर्कियल काम करता है लेकिन राजपत्रित अधिकारी होता है, पावर होती है पोस्ट में, वो बाबू नहीं है, वो एक समीक्षा अधिकारी है। अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, ये जितने भी पद हैं जिनके आगे निरीक्षक, अधीक्षक, अधिकारी लगे होते हैं ना, इन पदों में जो है जान होती है, दम होता है इन पदों में। आज इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे सप्लाई इंस्पेक्टर की, जिसे हम लोग पूर्त निरीक्षक के नाम से जानते हैं। इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में बात करेंगे, पावर के बारे में बात करेंगे और प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। ये पद इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बताता हूं, मैं इसे जो है यूपी SSS की सेकंड लिस्ट पे रखता हूं। नंबर 1 पे तो मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अधिशासी अधिकारी, सेकंड नंबर पे मैं सप्लाई इंस्पेक्टर को रख दूंगा। इतना महत्वपूर्ण पद है ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग और शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि इसके सैलरी के बारे में बताया जाए, तो सबसे पहले मैंने सैलरी वाला ही पार्ट रखा है। वेतन लोगों को बहुत पसंद होता है कि भाई पैसा कितना मिलेगा, तो आप लोग जान लीजिए। इसका पे स्केल होता है 9300 से 34,800, ग्रेड पे इसका 4200 होता है। तो अब हम लोग इसकी सैलरी कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका बेसिक पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका बेसिक पे कितना हो गया? बेसिक हो गई इसकी 34,800 रुपए। और फिर इस पे क्या होता है? आप लोगों को अलाउंस मिलता है। जैसे आपका डीए इस समय क्या रेट चल रहा है? डीए आपका चल रहा है 34%, ठीक है। डीए किस पे कैलकुलेट होगा? डीए आपका बेसिक पे पे कैलकुलेट होगा, यानी कि बेसिक पे का 34%, यानी 34,800 रुपए का 34%, ठीक है। इधर मैं कैलकुलेट करके लिखता जाऊंगा। ये देखिए आपका जो आपका बेसिक हो गया, बेसिक इसका हो गया कितना? 34,800। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे डीए तो ये निकल के आएगा आपका 11,832 रुपए। 11,832 रुपए ये आपका हो जाएगा डीए। इसके बाद क्या होता है? आप लोगों को मिलता है एचआरए। एचआरए देखिए हर जगह का अलग अलग होता है। मान लीजिए आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो उसका अलग एचआरए रहेगा, ठीक है। आप गांव में रहते हैं उसका अलग एचआरए रहेगा, आपकी नगर पोस्टिंग है उसका अलग एचआरए रहेगा, आप किसी अच्छे सिटी में रहते हैं उसका अलग एचआरए रहता है। फिलहाल हम लोग 8% मान के चलते हैं। एचआरए जो आपका कैलकुलेट होता है वो भी आपका जो है बेसिक पे पे ही कैलकुलेट होता है। तो बेसिक पे का 8% यानी कि 34,800 का 8%। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 2,784 रुपए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एचआरए भी इंक्लूड कर देते हैं, 2,784 रुपए। इसके बाद आप लोगों को क्या मिलता है? टीए मिलता है। टीए डीए जो आपको मिलता है ये सब जगह का अलग अलग होता है। पेट्रोल खर्चा, मोबाइल खर्चा, ये सब जोड़ गांठ के आपको मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंस, आप कहीं जाते हैं तो उसका पेट्रोल का खर्चा आपको दिया जाता है, या आप गाड़ी से जा रहे हैं तो उसका अलग खर्चा। तो 2 से 3,000 के बीच में रहता है। हम लोग मिनिमम लेके चलते हैं, हम लोग टीए जो है कैलकुलेट करेंगे 2,000 रुपए। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो कुल कितना निकल के आएगा? 51,416 रुपए। ये आपकी कैसे सैलरी बनेगी? ये आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी, ये आपके हाथ में नहीं आएगी, ये आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी।
उसके बाद में क्या रहता है, इसमें डिडक्शंस होते हैं, ठीक है, कटौतियां होती हैं। तो डिडक्शन में आपका, जैसे आप लोगों को पता होगा, एनपीएस कटता है, न्यू पेंशन स्कीम। तो ये क्या कटता है, ये आपका जो कटता है ये आपका बेसिक प्लस डीए, ठीक है, बेसिक प्लस डीए, इसका 10% कटता है, ठीक है। तो ये हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो 34,800 प्लस डीए आपका हो गया 11,832 का 10%। तो ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 4,663 रुपए, 4,663 रुपए। ये आपका क्या है, ये माइनस होगा, कैसा है पैसा, ये एनपीएस का है। किसमें से माइनस होगा, आपके ग्रॉस सैलरी से माइनस होगा, यानी 51,416 रुपए से ये माइनस हो जाएगा। अब जाके आपकी जो निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी नेट सैलरी। ये आपकी कितनी निकल के आएगी, 46,752 रुपए। ये आपकी नेट सैलरी निकल के आएगी। तो 46,752 रुपए से कम नहीं मिलना है, आपको ज्यादा ही मिलना है। इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे आपको मान लीजिए ड्रेस अलाउंस हो गया, चिल्ड्रंस अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, ठीक है, और पेपर पेन, ये सारी चीजें, मोबाइल बिल हो गया और न्यूज़पेपर बिल हो गया। तो ये सब आपको प्लस में ही मिलेगी, ठीक है, माइनस नहीं होना, ये प्लस ही होना है। इतनी चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सैलरी मान के चलिए 45 से 46,000 के आसपास सैलरी आपको पर मंथ इसमें मिलने वाली है। किसमें, पूर्ति निरीक्षक के पद पे। और नौकरी की बात तो मैंने आपको बता ही दी। इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, इंस्पेक्टर यानी कि निरीक्षक। तो आपका निरीक्षण का काम होगा। आइए हम लोग काम के बारे में भी थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। तो इसका जो पूर्ति निरीक्षक का जो जॉब प्रोफाइल है सप्लाई इंस्पेक्टर का, उसमें क्या रहता है, आप लोगों को प्रत्येक जन्म लेने वाले शिशु का नाम राशन कार्ड में दर्ज करना क्या करवाना होता है। आपके साथ में कई सारे लोग जुड़े रहेंगे, सहायक लोग, वो लोग दर्ज करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे रहता है, असिस्टेंट रहेगा आपका, तो वो लोग क्या करेंगे, प्रत्येक जन्म लेने वाले शिशु का नाम जो है राशन कार्ड में दर्ज कराएंगे। परोक्ष रूप से नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने के साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के समस्त परिवारों राशन कार्ड धारकों तक मिट्टी का तेल, गेहूं, चना, चावल इत्यादि की उपलब्धता नियंत्रित मूल्य पर सुनिश्चित कराते हुए प्रभावी नियंत्रण रखना। प्रभावी नियंत्रण रखने का मतलब जानते हैं, जो कोटे होंगे वो आपके ही अंडर में आएंगे, ठीक है। किसी तहसील में आप पोस्टेड हैं तो वहां पे जो कोटे रहेंगे वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। आपको उन पे प्रभावी नियंत्रण रखना है कि कहीं कोई चीज ज्यादा तो नहीं, दामों पे तो नहीं बिक रही है, सभी लोगों को राशन मिल रहा नहीं मिल रहा, ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे। फिर है गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना। आप तय करेंगे कि कोई लाभार्थी आपके पास आया है तो गरीबी रेखा से नीचे है या नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, फिर आपका जो है आप उसका जो है राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाएंगे और उसका नया राशन कार्ड बनवाएंगे। फिर दिया है व्यक्ति के निवास जनपद राज्य में संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कर, संकलित कर एवं सुरक्षित रखना। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए सभी लोगों का, जिनके जो है व्यक्तियों का जो निवासी हैं आपके यहाँ के राशन कार्ड धारक है, सभी का होना चाहिए। खाद्यान्न संबंधी शिकायतों का निस्तारण करना। मान लीजिए कोई शिकायत लेके आ रहा है कि भाई मुझे खाद्यान्न समय पर नहीं मिल पा रहा है या फिर कोटेदार नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीजें भी आप, इनकी समस्याओं का जो है निस्तारण आप ही करेंगे। कोटेदारों के कार्य का आकलन करना व समय समय पर जांच करना। कोटेदार जो रहते हैं वो लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि समय पे राशन पानी वगैरह नहीं वितरित करते हैं, तो उसमें आपको जांच करना होता है। जांच करके उसकी आख्या रिपोर्ट करते हैं, है ना, वो सारी चीजें आप आख्या लिखेंगे, अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे। आप कोटा निरस्त भी करवा सकते हैं अगर चाहें तो। चाहे क्या, अगर उसकी गलती है, कोई खामी आ रही है, तो आप पहले उसे नोटिस देंगे, अगर नहीं मानता है तो आप कोटा निरस्त करवाने का भी पावर रखते हैं। फिर है कोटे संबंधी शिकायतों का निस्तारण करना व रिपोर्ट तैयार करना। मान लीजिए कोई पब्लिक है, वो आती है आपके पास और कोटे संबंधित शिकायत करती है, तो आप उसकी एप्लीकेशन ले लेंगे, फिर जांच करेंगे और उसकी एक आख्या बनाएंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपने नेक्स्ट अधिकारी को अग्रेसित करेंगे, जिससे उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, ठीक है। राशन वितरण की विस्तृत रूपरेखा को तैयार करना। अब राशन वितरण की विस्तृत रूपरेखा क्या, आप मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको राशन मिलना है, अब वहां पे उपलब्धता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले से एक डायग्राम बना लेंगे कि हाँ यहाँ पे इतने पब्लिक हो सकती है और राशन इतना पहुंचा है, तो ऐसा करें इनको दूसरे जगह माइग्रेट कर दे, वहां से ये राशन ले सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। बाकी स्वेच्छा से आदमी तो कहीं भी राशन ले ही सकता है। तो एक तरीके से आप जान लें, एक अधिकारी वाला काम है ना, पूरा अधिकारी का काम है। आपके साथ में 2-4 लोग रहेंगे,
आपके असिस्टेंट रहेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर रहेगा, ऑफिस आपका एक रहेगा, वहां पे आपको पूरा अधिकारियों वाला काम करना है और सब कुछ आपको जो है मेन इंस्पेक्शन का काम है। आपको जो है पूरा इंस्पेक्ट करना है कि सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है नहीं चल रहा है, राशन कार्ड जिनके बने हैं सही बने हैं या नहीं बने हैं, किसी का नाम चलना है, ऐसा तो नहीं कि वो अपात्र। अभी राशन कार्ड संबंधित आप चीजें देख ही रहे हैं, कितने सारे अपात्र लोग जो है सामने आते जा रहे हैं, जो अपात्र थे लेकिन राशन लेते जा रहे थे। अभी पता चला उन्हें कि जो है आगे आने वाले समय में दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो वो लोग धीरे धीरे अपना नाम वापस लेने लगे हैं। तो ये सारी दिक्कतें रहती हैं। अब इस समय जो है समझ लीजिए सप्लाई इंस्पेक्टर के पास वर्कलोड इसी समय बहुत ज्यादा है, इसी समय वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करेगा एक सप्लाई इंस्पेक्टर। समझ रहे ना बात को। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन क्या रहता है इसका। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन थोड़ा सा स्लो रहता है, लेकिन खैर अच्छा रहता है। देखिए, पूर्त निरीक्षक से आपकी तैनाती होगी सप्लाई इंस्पेक्टर से। उसके बाद में मान लीजिए कोई बड़ा एरिया है, आप किसी बड़ी तहसील में हैं, तो हो सकता है आप 3 से 4 साल बाद जो है वरिष्ठ पूर्त निरीक्षक बना दिए जाएं। ठीक है, वरिष्ठ पूर्त निरीक्षक वैसे जनरली बहुत कम होता है, लेकिन मान लीजिए बड़ा एरिया है तो आपको वरिष्ठ पूर्त निरीक्षक के रूप में तैनाती मिल जाएगी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा खाद्य अधिकारी का। इसमें आपको 8-9 साल लग जाते हैं, 8 से 9 साल जाने में लग जाते हैं पूर्त निरीक्षक से क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी बनने तक। वैसे तो वरिष्ठ पूर्त निरीक्षक हर जगह पोस्ट नहीं होती, लेकिन जहां होती है तब भी कोई इनमें अंतर नहीं आता है। नहीं तो पूर्त निरीक्षक के बाद में डायरेक्ट आपको जो है खाद्य अधिकारी बना दिया जाता है। खाद्य अधिकारी के बाद में आप बनते हैं जिला पूर्त अधिकारी ग्रेड 2। ठीक है, जिला पूर्त अधिकारी ग्रेड 2 ये क्या रहती है, पीसीएस पोस्ट रहती है। पीसीएस से इसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा, पूर्त निरीक्षक के थ्रू भी जो है जिला पूर्त अधिकारी ग्रेड 2 में जा सकते हैं। फिर यहां से प्रमोशन होता है जिला पूर्त अधिकारी ग्रेड 1। यहां तक जनरली जो है पूर्त निरीक्षक आते आते ऑलमोस्ट सारे रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी ये लोग आगे प्रमोशन पाते जाते हैं। लेकिन जो पूर्त निरीक्षक होता है वो यहां से आते आते यहां तक, ये इसकी लास्ट स्टेज रहती है, जनरली रिटायर हो जाते हैं। अगर बहुत यंग एज में है बंदा तो यहां तक पहुंचेगा, नहीं तो जो है ग्रेड 2 से ही रिटायर हो जाएगा। उपायुक्त, ये जो आपका पद रहता है ये पूर्त निरीक्षक के लिए बड़ा ही नामुमकिन सा पद रहता है। वैसे मैं ये नहीं कह सकता कि उपायुक्त तक बनते नहीं, बनते हैं, लेकिन जब कोई विशेष कार्य किया रहेगा कोई पूर्त निरीक्षक तभी उसको जो है उपायुक्त बनाया जाता है। या फिर मान लीजिए उसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, उसकी सर्विस बुक बिल्कुल साफ है, कोई सस्पेंशन नहीं है, कोई उसने ब्राइब रिश्वत नहीं ले रखी है, कोई ऐसा मुकदमा उसके ऊपर दर्ज नहीं है, कोई कानूनी कार्यवाही उसके ऊपर लंबित नहीं है, कोई जांच नहीं बैठाई गई है उसके खिलाफ, तब वो जाकर के उपायुक्त तक पहुंच पाता है। अन्यथा वो जिला पूर्त अधिकारी ग्रेड 1 तक पहुंच के रिटायर हो जाता है, या फिर ग्रेड 2 में ही ज्यादातर लोग रह जाते हैं। तो मेरी मानिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी पोस्टिंग होगी आपूर्ति शाखा में, याद रखिएगा, आपूर्ति शाखा में आपकी पोस्टिंग होगी। और बहुत ही अच्छी शाखा है। इसकी 3 शाखाएं होती हैं खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत। एक आपकी विपणन शाखा होती है, दूसरी आपूर्ति शाखा होती है, तीसरी लेखा शाखा होती है। आपकी जो तैनाती होनी है वो आपूर्ति शाखा में होनी है, जिसका विशेष रोल रहता है, और इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये वीडियो आपका था आज सप्लाई इंस्पेक्टर यानी कि पूर्त निरीक्षक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो सीधे हमारी ईमेल आईडी से हमें मेल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।